हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर असलम। फ्रेंड्स, हमारी रोज़ की ओपीडी में कुछ पेशेंट बुखार के ज़रूर होते हैं। कुछ ख़ास मौसम में इन पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है। अदरवाइज़ साल भर हमें बुखार के पेशेंट्स को ज़रूर देखना पड़ता है। बुखार एक डिज़ीज़ के तौर पे, सिम्टम्स के तौर पे या एक कंडीशन के तौर पे बहुत सारे वेरिएशन अपने साथ लेकर के आता है। हालांकि ज़्यादातर मरीज़ बुखार में एलोपैथी को चुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी या होम्योपैथी को विकल्प के रूप में चुनती है। एक इलेक्ट्रोहोमोपैथ के नाते क्या हम इस डिजीज़, सिम्पटम या कंडीशन का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि बुखार अपने आप में बहुत सारी वेरिएशन लेकर के आता है। कुछ पेशेंट सिर्फ साधारण बुखार लेकर के आते हैं, तो कुछ आपसे परेशानी बताते हैं कि बुखार उनको ठंड लग कर के आया है। कुछ बुखार के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की परेशानियां लेकर के आते हैं, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की परेशानियां लेकर के आते हैं, कुछ आर्थराइटिस से रिलेटेड हो सकते हैं या कुछ यूटीआई से रिलेटेड। कुछ पेशेंट्स में बुखार पूरे दिन बना रहता है। कुछ कहते हैं कि बुखार चढ़ उतर करके आता है। कुछ कहते हैं कि सुबह शाम आता है, बाकी दिन में ठीक रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बुखार के अंदर हमको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बुखार हमें आता क्यों है। यानी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से बात करें तो बुखार क्यों आता है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार बुखार आने की दो वजहें होती हैं, एक इन्फेक्शन, दूसरा इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई प्रोटोजोआ शरीर के अंदर एंटर करता है और सेल को या किसी अंग को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। हमारे शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस तापमान को नियंत्रित करती है हमारी एक महत्वपूर्ण ग्लैंड, जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। यह ग्लैंड शरीर के तापमान को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करके रखती है, जिसमें हमारा शरीर और उसके अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। और लगभग यही माहौल बैक्टीरिया को चाहिए होता है या वायरस को चाहिए होता है अपने फूड के लिए और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो जब भी किसी बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण शरीर में होता है, तो बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और ब्रेन एक्टिव होकर के दो केमिकल को रिलीज करता है, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन और IL-2 के नाम से जानते हैं। ये केमिकल्स हाइपोथैलेमस में जाकर के थर्मोस्टेट को रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने का मकसद यानी जो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट था, उसे बढ़ा करके 102 या 101 पर ले जाते हैं। बच्चों में ये टेम्परेचर कभी-कभी 103, 104, 105 तक चला जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों के अंदर हाइपोथैलेमस पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों में ये टेम्परेचर बहुत तेज़ से राइज़ हो जाता है। इसलिए जब भी बच्चों में बुखार का इलाज करें, तो विशेष सावधानी रखें। इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए शरीर शिवरिंग पैदा करता है, जिससे मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और शरीर का तापमान बढ़ता है। शरीर यानी बॉडी तापमान बढ़ाने के लिए शरीर के अंदर कपकपी पैदा करती है और शरीर का तापमान बढ़ता है, और जब भी उसको बुखार को उतारना होता है तो स्वेट पैदा यानी पसीना पैदा करती है। तो फीवर का यही मैकेनिज्म है इन्फेक्शन में कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है और किस तरह से घटता है। दूसरा कारण इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, इंजरी के थ्रू भी हो सकता है और किसी ऑर्गन के डिसफंक्शंस की वजह से भी हो सकता है। तो वहाँ भी हमें बुखार देखने को मिलता है। एलोपैथी की बातें इस माननी पड़ती हैं कि उसके पीछे उनकी जो बैक्टीरियल थ्योरी है या वायरस की थ्योरी है या ये जो भी चीज़ें आती हैं हमारे सामने,
वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बैक्टीरिया का इतिहास, बैक्टीरिया का वजूद और उनको मारने की दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, ये चूँकि साइंटिफिक प्रूव्ड है, इसलिए हमें इन चीज़ों को मानना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या महात्मा मैटी के अनुसार, अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थ्योरी की बात करें, तो मैटी के अनुसार बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ किसी भी बीमारी का प्राथमिक कारण नहीं हो सकता। यानी निश्चित रूप से ये शरीर को रोगग्रस्त करते ज़रूर हैं, लेकिन ये प्राथमिक कारण नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब वायरल फीवर आता है, एपिडेमिक रूप से आप बहुत सारे लोगों को वायरल ग्रस्त देखते हैं, लेकिन फिर भी हर घर में अगर 4-6 लोगों की फैमिली है, तो 4 लोगों को बुखार आता है, 1-2 लोग बच जाते हैं। तो क्या वो वायरस के टच में नहीं थे? एक ही घर में रहने के बावजूद भी? निश्चित रूप से वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन उनके अंदर उस बैक्टीरिया या पर्टिकुलर उस वायरस को वो माहौल नहीं मिला जो बाकी लोगों के अंदर मिला। और यहीं से मैटी की कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी या स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन या वीक कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करते हैं हम लोग, वो यहीं पे सिद्ध होती है। यानी बैक्टीरिया या वायरस आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि उनको आपके शरीर में वो कमज़ोर माहौल ना मिले। अब बात करते हैं कि आपको केस को कैसे टेक करना है, कैसे केस टेकिंग करनी है। जब भी कोई मरीज़ आए, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि पहले उसको पूरा मौका दीजिए, उसको अपनी समस्या या जो भी उसको दिक्कत है, उसको कहने का। पहले उसकी सारी समस्या देखिए, सुनिए अच्छे से। उसके बाद उस समस्या से जुड़े अगर उसके शरीर के अंदर कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो उनको नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होती है कि भई आपको जो बुखार आया, ये कब से आया? क्या बुखार के साथ और कोई दिक्कत है? सर दर्द है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? लूज़ मोशंस तो नहीं हो रही है? खाँसी तो नहीं हो रही है? आपका गला तो नहीं खराब है? आपको डिसेंट्री तो नहीं हो रही है? आपको पेशाब करने में कोई जलन तो नहीं हो रही है? इस तरह से आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी ताकि आप पर्टिकुलर उस जो उस बुखार आया है उसको, उसके कारण को जानने का। तो इस तरह से आप एक अपनी डायग्नोसिस बना पाएँगे कि बुखार इसको किस वजह से आया। इसके साथ ही बुखार का जो पेशेंट आपके पास आया है, तो वो किस समय आया है? अक्सर हम बरसात के बाद, बस हमारे यहाँ जो मौसम है बरसात के बाद, वायरल के पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और लगभग उसी समय टाइफाइड भी, मलेरिया, यानी अगर हम बात करें तो अगस्त से लेकर के लगभग नवंबर तक आपको वायरल फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब केसेस देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इधर उत्तर भारत में जनवरी से लेकर के जून तक इसमें अक्सर बच्चों के अंदर क्योंकि वेरियोला वायरस एक्टिव होता है, तो बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स या पैरोटिडिनाइटिस, जिसे हम मम्प्स के नाम से भी जानते हैं, ये देखने को मिलता है। इसमें भी फीवर आता है। इसके अलावा ठंड लग करके अगर किसी को बुखार आया है, तो ये कंडीशन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए बदलते मौसम का, मौसम चेंज ऑफ वेदर तो नहीं है। चेंज ऑफ वेदर की कंडीशन में भी बुखार हमें देखने को मिलता है। कुछ लोगों को ठंड के एक्सपोज़र से बुखार आ जाता है। तो आपको मौसम और उस समय चल रहे माहौल के हिसाब से प्लस पेशेंट्स के जो लक्षण हैं, उसके आधार पर एक डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। इस डायग्नोसिस को फाइनल करने के बाद या इस वजह पे पहुंचने के बाद कि जब आप पहुंच जाते हैं कि हाँ, पेशेंट को ये प्रॉब्लम इस वजह से है, तभी आप उसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें तो जब भी आप फीवर की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही दवा आती है और वो है फेब्रिफ्यूगो नंबर 1।
यानी F1। तो क्या फेब्रिफ्यूगो 1 अकेले अपने आप में बुखार के लिए काफ़ी है? और इन बुखार की अलग-अलग कंडीशन पर, अलग-अलग वेरिएशंस पर, पेशेंट टू पेशेंट जहाँ डिज़ीज़ वैरी कर रही है, सिम्पटम्स के हिसाब से वो ऑर्गन के अलग-अलग ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रही है, तो उस समय इसकी सहयोगी दवाइयाँ कौन-कौन सी होंगी? कैसे हम इसको मैनेज करेंगे? तो इसको हम आज वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इसके हमने फीवर को जान लिया है। अब इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे। तो F1 तो 100% पक्की दवा है कि F1 आपको देना ही देना है। इसके बाद इसका मैनेजमेंट आगे इसके साथ सहयोगी दवाइयाँ कौन-कौन सी रहेंगी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।